यह बात है 27 जुलाई 2014 की। एक आदमी लिफ्ट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और रोते हुए बोलता है कि मेरी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैंने काफी बचाने की कोशिश की, उसके पीछे भी भागा, लेकिन उन लोगों ने मुझे बुरी तरह से मारा और वहीं पर गिरा दिया और मेरी गाड़ी को मुझसे ही छीन कर मेरी पत्नी को उसी में डालकर किडनैप कर लिया। उस आदमी ने पुलिस स्टेशन में रो रो कर हंगामा मचा दिया। यह आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। भारत के जाने माने रईस आदमी में से एक पार्ले बिस्किट के मालिक का बेटा था, जिसका नाम पीयूष था। जब पुलिस को इस बात का पता चला कि एक रईस और बड़े आदमी के घर की बहू किडनैप हो चुकी है, तो हाथों हाथ पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई। हर तरफ नाकाबंदी कर दी, एक एक चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया। पुलिस ने उस नंबर की गाड़ी को सभी पुलिस स्टेशनों में इन्फॉर्म कर दिया ताकि कहीं भी वो दिखे तो पकड़ी जाए। पुलिस को एक बात तो पता चल गई कि यह किडनैपिंग फिरौती मांगने के लिए ही की गई होगी, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने किडनैप किया था वो एक व्यापारी की बेटी थी। पुलिस को इंतजार था कि अब किसी भी वक्त किडनैपर्स का कॉल आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी किडनैपिंग फिरौती मांगने के लिए ही की जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरे पुलिस स्टेशन के साथ पूरे कानपुर में तहलका मच गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि जिस होंडा एकॉर्ड कार में पीयूष की पत्नी को किडनैप किया गया था वो मिल गई है। और वहां जाकर जब उन्होंने देखा तो उन सबकी हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा कि उस कार में पीयूष की पत्नी खून से सनी हुई थी। उसकी बॉडी पर इतने चाकू के निशान थे कि उसे गिनना भी मुश्किल था। गाड़ी पूरी खून से भरी हुई थी। यह मंजर परिवार वालों के लिए बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि ज्योति का कत्ल बहुत ही बेरहमी से किया गया था। अब एक अरबपति बिजनेसमैन की बहू का कत्ल हो चुका था। यह खबर आग की तरह पूरे कानपुर में फैल गई। हर तरफ एक ही चर्चा थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? जो होना था वो हो गया। पुलिस मौके वारदात से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। यह मामला पुलिस के लिए बहुत ही पेचीदा हो रहा था, क्योंकि पुलिस ने समझा था कि यह कोई फिरौती मांगने के लिए किडनैपिंग की गई होगी, लेकिन किडनैपर्स ने उनसे फिरौती मांगने से पहले ही उसकी जान ले ली। मतलब यह बात तो साफ हो गई कि यह पूरा कांड एक सोची समझी चाल के तहत अंजाम दिया गया था। इस मर्डर ने तमाम पुलिस वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया और पुलिस के हाथों भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिसे सबूत के तौर पर काम में लिया जा सके। बहुत ही शातिरता के साथ इस कांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस के पास घूम फिर कर केवल एक ही चीज थी, वो थी पीयूष का बयान। लेकिन पुलिस उस बयान का भी क्या कर सकती थी? घर वालों की रो रो कर हालत खराब हो गई थी। परिवार के लोग अस्पताल में ज्योति को देखने जाते हैं। तभी अस्पताल में एक पुलिस वाले की नजर पीयूष के कपड़ों पर पड़ती है। वह देखता है कि पीयूष के कपड़े कुछ देर पहले कुछ और पहने हुए थे और अस्पताल में कुछ और पहने हुए हैं। उस पुलिस वाले ने इस बात को अपने बड़े अफसर को बताया। जब इस बात के बारे में बड़े अफसर ने सुना तो वो भी सोच में पड़ गए, क्योंकि जिसकी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा गया हो वो आदमी कुछ पहनने की तो छोड़ो, कुछ खा भी नहीं सकता। सोचने वाली बात थी कि कोई भी आदमी इतने बड़े गम में टी शर्ट कैसे चेंज कर सकता है। लेकिन पीयूष ने अपनी टी शर्ट को बदलकर एक अच्छा सा साफ सुथरा टी शर्ट पहन लिया था। लेकिन पुलिस भी एक शक के कारण उसे अपराधी नहीं मान सकती थी। और दूसरी बात यह भी थी कि अपराधियों ने फिरौती की रकम भी नहीं मांगी थी। इस बात से पीयूष अब पुलिस की नजरों में चढ़ गया था। पुलिस ने इस केस के बारे में जांच करना शुरू कर दिया। उन्होंने पता किया कि ज्योति और उसके परिवार वालों की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, क्योंकि अक्सर दुश्मनी के कारण भी लोग किसी को मार देते हैं। लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन एक बात यह भी थी कि कानपुर जैसे बड़े शहरों में ज्योति नहीं थी, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती को हुए 2 साल ही हुए थे। इसलिए ज्योति की दुश्मनी को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब पुलिस ने सोचा कि क्यों ना पीयूष का ही बैकग्राउंड खंगाला जाए, कहीं उसमें तो कोई सुराग न मिल जाए। पुलिस ने उसके बयान पर गौर किया। पीयूष के बयान के मुताबिक दोनों पति पत्नी उस दिन डिनर करने कार्निवल रेस्तरां गए थे। पुलिस ने वहां के मैनेजर से पूछा कि क्या वे दोनों यहाँ आए थे। मैनेजर ने कहा कि हाँ, दोनों उस समय यहीं थे। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को देखकर पुलिस का शक पीयूष पर और भी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने देखा कि दोनों एक ही टेबल पर डिनर कर रहे हैं, लेकिन पूरे डिनर करने के दौरान दोनों ने एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाई। दोनों केवल बैठे बैठे खाना ही खाए। कुछ बातचीत उन दोनों के बीच में नहीं हुई, मानो कि कोई जबरदस्ती डिनर करने आए हो। और एक बात यह भी थी कि डिनर करते हुए पीयूष बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस ने सोचा कि जरूर दोनों के बीच कुछ बात हो गई होगी। दोनों के बीच स्थितियां कुछ नॉर्मल नहीं होगी और पुलिस ने अपनी जांच और भी ज्यादा तेज कर दी।
अब पुलिस ने सोचा कि क्यों ना पीयूष की कॉल डिटेल को खंगाला जाए कि आखिर वो उस समय किससे बात कर रहा था। अब उन सब बातों को पुलिस ने पता करना शुरू कर दिया। कॉल डिटेल में पुलिस को पता चला कि पीयूष एक नंबर पर सबसे ज्यादा बात कर रहा था और यह बात भी कई सालों से उसके साथ चल रही थी। जब पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चला कि वे नंबर कानपुर के ही किसी बिस्किट व्यापारी की बेटी के हैं जिसका नाम मनीषा था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि पीयूष उससे इतनी बात क्यों करता था। कहीं उन दोनों का कुछ अफेयर तो नहीं था, क्योंकि पीयूष की शादी तो पहले ही हो चुकी थी। पुलिस ने सोचा कि अगर इन सबको डरा धमका कर पूछा गया तो शायद ये समय पर जबान नहीं उगलेंगे, इसलिए पीयूष को बयान देने के बहाने पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस स्टेशन में पीयूष के साथ कड़ाई से सवाल पूछे गए। लेकिन पीयूष ने पुलिस के साथ आनाकानी करना शुरू कर दी। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस के सामने तमाम सबूत केवल एक ही इशारा कर रहे थे और वे तमाम सबूत पीयूष को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इसलिए पुलिस ने पीयूष के साथ मनीषा को भी स्टेशन में बुला लिया। पुलिस भी अब यह जानना चाहती थी कि आखिर एक पत्नी के होते हुए पीयूष इस लड़की के साथ इतनी बातें क्यों कर रहा था। अब दोनों से पूछताछ होने लगी, लेकिन दोनों अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकालने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दी तो घबराहट में न चाहते हुए भी दोनों के मुंह से सच बाहर आने लगा, क्योंकि दोनों के पास अब कोई भी दूसरा चारा नहीं था। पीयूष ने एक एक करके अपने सारे राज खोलने शुरू कर दिए और मर्डर की जो कहानी अब तक बताई गई थी उससे वो बिल्कुल अलग थी। आखिर उस रात असलियत में हुआ क्या था? जब आप इस बात को जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आप यह सोचेंगे कि दुनिया में आखिर कैसे कैसे लोग रहते हैं। दरअसल पीयूष की शादी तो दुनिया के दिखावे में ज्योति से ही हुई, लेकिन वो मनीषा से प्यार करता था और उसी प्यार के कारण ज्योति को उसने अपनी पत्नी कभी स्वीकार किया ही नहीं। भले ही वो एक घर में एक ही छत के नीचे रहते हो, लेकिन पति और पत्नी वाला प्यार दोनों के बीच में कभी हुआ ही नहीं। यूं ही समय बीतता गया और दिन कटते गए। शादी को हुए दोनों को लगभग 2 साल बीत गए। इसलिए पीयूष और मनीषा ने सोचा कि ज्योति के रहते हुए दोनों की कभी भी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए अब दोनों उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा प्लान भी बना दिया। एक बात और यह भी थी कि ज्योति भी एक बहुत ही रईस खानदान की बेटी थी। अगर यूं ही उसे मार दिया जाता तो पुलिस उसे आसानी से पकड़ लेती। इसलिए किडनैपिंग करने का प्लान उन्हें ठीक लगा, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों को किडनैप करने की बात तो सामने आती ही थी। इस पूरे प्लान में उन्होंने 4 जनों को शामिल किया: मनीषा, पीयूष, उसका ड्राइवर अधवेश और उसके घर की नौकरानी रेणु। हालांकि पीयूष और ज्योति के बीच में कभी भी बात नहीं होती थी, लेकिन जब पीयूष ने उसे डिनर पर चलने की बात कही तो ज्योति भी खुश हो गई। दोनों रात को करीब 10:30 बजे रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं और बाहर आ जाते हैं। ज्योति ने सोचा कि आज पति का मूड काफी अच्छा है, इसलिए उसने पति से लॉन्ग ड्राइव पर चलने की बात कही। ज्योति को यह पता नहीं था कि यह लॉन्ग ड्राइव उसकी जान ले बैठेगी। पहले तो पीयूष ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उसकी बात को मान लिया। दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। यह सब काम एक प्लानिंग के तहत हो रहा था। उस समय पीयूष रेस्टोरेंट में भी बार बार मनीषा से ही बात कर रहा था। इस बारे में बिल्कुल भी ज्योति को भनक नहीं थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जब पीयूष और ज्योति गाड़ी में बैठकर निकले तो उस कार में अधवेश और उसकी नौकरानी रेणु भी थी। दोनों मियां बीवी गाड़ी के पीछे बैठे थे और वे दोनों आगे बैठे थे। प्लान के मुताबिक उन्होंने गाड़ी को रास्ते में ही रोक दिया और ज्योति पर चाकू से तकरीबन 16 से 17 वार किए। उस दौरान ज्योति बच नहीं पाई। फिर दोनों ने गाड़ी को ले जाकर कहीं छोड़ दिया और तीनों वहां से फरार हो गए और पीयूष वहां से भागकर पुलिस स्टेशन चला गया। अपनी मनगढ़ंत एक कहानी बनाकर पुलिस वालों के सामने रख दी, लेकिन पीयूष को कहां पता था कि एक टी शर्ट चेंज करना उसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा। एक टी शर्ट का शक सबूत बन गया। कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितना भी सातिर क्यों न हो, वो कुछ ना कुछ एक आध सुराग तो छोड़ ही देता है। वही गलती उसने की थी। बाद में पुलिस को एक डायरी भी मिली जिसमें ज्योति ने अपने हर एक दिन की दुख भरी कहानी को लिखा था। वो डायरी बहुत ही दुखदायक थी। उस डायरी में ज्योति ने इन सभी बातों को लिखा था, बल्कि यह भी लिखा था कि एक बार ज्योति ने पीयूष के माता पिता से इस बारे में बात की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया और आखिर अंत में इसका इतना खौफनाक परिणाम निकला। अगर ज्योति की बातों पर पहले ही ध्यान दे दिया जाता तो शायद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। खैर, इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी पीयूष दासानी को नवंबर 2020 में जेल से बाहर निकाला गया। हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध ज्योति के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन अफसोस, इस बात को हुए अब 8 साल बीत चुके हैं और अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ है। क्या फैसला आता है, इसका सबको इंतजार है। अगर आपके हिसाब से देखें
देखें तो इन जैसे दरिंदों को क्या सजा होनी चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना और ऐसी ही क्राइम के इंटरेस्टिंग वीडियो को सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।